क्या केरल भारत का हिस्सा नहीं है? क्या हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं है? क्या लेफ्ट का स्टूडेंट्स यूनियन जेएनयू को भारत का हिस्सा नहीं मानता है? क्योंकि जिस मामले में बरसों की सुनवाई के बाद इस देश की सर्वोच्च अदालत नरेंद्र मोदी को दोष मुक्त कर चुकी है, उसी मामले में झूठ का पुलिंदा भरकर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर दिया। हालांकि इस मामले में बाद में भारत सरकार को इसे बैन करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी जिस तरीके से भारत के भीतर इन पार्टियों ने इस प्रतिबंधित फिल्म का प्रसारण किया या प्रसारण के लिए अड़े हुए हैं, तो यह सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी, केसीआर की पार्टी या इस तरह की तमाम पार्टियों को भारत के कानून पर भरोसा नहीं है? क्या इन पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? क्या ये पार्टियां भारत की संप्रभुता से ऊपर बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को रखना चाहती हैं? आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज इस वीडियो की शुरुआत एक दिलचस्प जानकारी के साथ करता हूं। बीबीसी एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस देश में हमेशा बीबीसी सुर्खियों में रही है और एक बहुत अच्छी जानकारी हाथ लगी है जो आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, यह इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, बहुत पुरानी, 1975 की, और इसमें यह लिखा हुआ है कि 41 कांग्रेस सांसदों ने एक स्टेटमेंट पर साइन किया है और उन कांग्रेसी सांसदों ने यह मांग की है कि भारत में बीबीसी को बैन कर दिया जाए, क्योंकि बीबीसी भारत की छवि को खराब करने में लगा हुआ है। और इस रिपोर्ट में आप अगर अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं जिसमें यह बताई गई हैं कि बीबीसी कभी भी भारत की छवि को खराब करने का कोई मौका नहीं चूकता है। यह रिपोर्ट है और कांग्रेसी सांसद इसे साइन कर रहे हैं स्टेटमेंट में जो बीबीसी को बैन करने की मांग की जा रही है। लेकिन आज देखिए हालात कैसे बदल गए कि वही बीबीसी जब भारत को बदनाम कर रहा है तो इस बार कांग्रेस बीबीसी के समर्थन में खड़ा हो गया है। अब आप इससे बहुत कुछ अंदाजा लगाइए कि आज कांग्रेस भले ही अपने जड़ों से कट चुकी है, लेकिन वास्तविकता नहीं बदली है, क्योंकि भारत के भीतर और भारत के बाहर जो भारतवंशी रहते हैं ना, इस देश की संतानें रहती हैं, वो उठ खड़ी हुई है बीबीसी के खिलाफ। क्योंकि सबको पता है कि बीबीसी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे देश को बदनाम कर रहा है। और इसीलिए आप ये रिपोर्ट देखिए, बीबीसी हेडक्वार्टर लंदन में 29 जनवरी को जितने भारतवंशी वहां मौजूद हैं वो धरना प्रदर्शन के लिए वहां पहुंचेंगे और ये आह्वान किया गया। आप देख लीजिए, लोग वहां पर सोशल मीडिया में इसे बड़े ही जोर शोर से शेयर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारत के अंदर भी आ जाइए आप। इस मामले में ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात कही है और जांच कराने की मांग की है। और इसके अलावा एक और खबर मैं आपको दिखा देता हूं कि इसी मामले में जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी उठ खड़ा हुआ है। आप रिपोर्ट में देखिए, 300 रिटायर्ड जजों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, वेटरन्स ने इस मामले में एक चिट्ठी जारी कर बीबीसी की आलोचना की है। लेकिन यह मामला इतनी आसानी से थमता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि यह मामला ही ऐसा है। यह कोई न्यूज में था नहीं, यह क्रिएट करने की कोशिश की गई है और यह एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है भारत को अस्थिर करने के लिए। और इसीलिए आप देखिए, अमेरिका में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर जाकर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की गई। और किसने किया आप जानते हैं? पाकिस्तान के एक पत्रकार ने उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे को उठाया। अब जरा आप सोचिए कि जो पाकिस्तान इस समय भीख का कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा है,
उस कब वो बैंकरप्ट हो जाए देश, किसी को नहीं पता। जहां बिजली नहीं है, खाने पीने की समस्या है, सारी दिक्कतें हैं, वो पत्रकार अमेरिका में जाकर मोदी के ऊपर चिंता जाहिर कर रहा। आप समझिए। और इस पत्रकार ने जो कोशिश की ना, वहां पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता, आप देखिए नेड प्राइस, उससे कहा कि आप बता नहीं रहे इस डॉक्यूमेंट्री पर इतना सब कुछ हो रहा है। तो नेड प्राइस ने जो जवाब दिया ना, वो उसके मुंह पर तमाचे के जैसा है, पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि आप जिस डॉक्यूमेंट्री का जिक्र कर रहे हैं मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे उन साझा मूल्यों की जानकारी है जो भारत और अमेरिका को दो संपन्न और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में स्थापित करते हैं। अब आप यह समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक देश जो फटे हाल है, खाने के लिए अन्न नहीं है, वो भी मोदी को बदनाम करने में लग गया है। वो भी अपनी चिंता छोड़कर मोदी की चिंता कर रहा है। जो पार्टियों का कोई अस्तित्व भारत में नहीं बचा है, वो भी मोदी में ही लगे हुए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा राहुल गांधी के एक बयान में। और आप याद रखिए, ये जो पूरी की पूरी साजिश है, जो भी आप देखेंगे इस वीडियो में समझ में आएगा कि ये भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका, 4 देशों का एक गिरोह है। और भारत के अंदर तो है ही। और आप याद रखिए, जो चीजें लंदन से भड़की है ना, तो लंदन में ही जाकर राहुल गांधी ने एक बयान दिया था और यह कहा था कि भारत को सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है, कभी भी पूरे देश में आग लग सकती है। लेकिन सच्चाई क्या है? आग लगी क्या? नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यह देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है। तो इसी वजह से जबरदस्ती जो बीबीसी है, जो ब्रिटेन से जुड़ी हुई एजेंसी है, एक मीडिया एजेंसी है, उसने एक गड़े मुर्दे को उखाड़ने की कोशिश की। 2002 के दंगे पर एक झूठे मूठे आरोप लगाकर डॉक्यूमेंट्री बनाकर पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब जैसे ही बीबीसी ने एक फर्जी तरीके से, फेक है बिल्कुल, क्योंकि ये जांच हो चुकी है, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, 2002 के दंगों को उठाकर डॉक्यूमेंट्री बनाकर पेश कर दिया, तो ये जो पूरी दुनिया का लेफ्ट लिबरल गैंग है वो एक साथ खड़ा हो गया और धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए, ब्रिटेन में जो पाकिस्तानी मूल का सांसद है इमरान हुसैन, उसने इस मुद्दे को ब्रिटेन की संसद में उठाया और आप देखिए भारत को बदनाम करने की कोशिश की। एक छोटा सा वीडियो। Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities directly responsible। हालांकि अच्छी बात जानते हैं क्या है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक, उन्होंने तुरंत उस पाकिस्तानी मूल के सांसद को वहीं धोकर रख दिया, वहीं उन्होंने करारा जवाब दिया। I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward। और याद रखिए दोस्तों, ये कौन सा मामला है? ये वो मामला है जिसकी सुनवाई कई वर्षों तक, कई सालों तक सुप्रीम कोर्ट की अदालत में भी हुई है। और इस देश का एक सर्विंग मुख्यमंत्री और इस समय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसे भी सर्वोच्च न्यायालय की अदालत से, उसकी चौखट से होकर गुजरना पड़ा है और अदालत में दोष मुक्त सिद्ध हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी बीबीसी ने यह डॉक्यूमेंट्री बनाई और इसी वजह से भारत सरकार को इस डॉक्यूमेंट्री को, इस प्रोपेगेंडा फिल्म को बैन करना पड़ा। लेकिन हैरानी देखिए कि क्या हुआ इसके बाद इस देश के भीतर। कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। भारत सरकार की तो बात ही छोड़ दी है, वो तो भारत को मोदी मान के बैठे हुए। सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं, लेफ्ट को भी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। और इसी वजह से जिस देश ने इस देश को गुलाम बनाकर रखा, और बीबीसी खास करके जो कि आज भी कॉलोनियल माइंडसेट से काम करता है, उस पर इन लोगों ने भरोसा किया और केरल में इस फिल्म को दिखाने का फैसला किया। और केरल सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर, दोनों विरोधी दल हैं लेकिन एक हो गए, काफी आगे बढ़ चुकी है ये पार्टियां केरल में। आप देखिए
कि केरल में DYFI, SFI और यूथ कांग्रेस 200 जगहों पर डॉक्यूमेंट्री दिखाएगी और ये खुला ऐलान किया है। इनको भारतीय संप्रभुता से कोई लेना देना नहीं। ये ऐसी पार्टियां हैं, और जब सवाल उठता है ना कि ये देशद्रोही क्यों बोलते हैं, तो आप समझ लीजिए कहां आप जाकर सहमत होंगे, किस जगह पर। आपने सुप्रीम कोर्ट की भी कदर नहीं की। ये है स्थिति। और इतना ही देखिए, ये जो ओवैसी साहब है ना, जो हमेशा जहां उनका मामला जुड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट करने लगते हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। और ये ओवैसी साहब तो हैदराबाद में है ना, तो ये तो सवाल तुरंत इन्होंने उठाया क्योंकि गुजरात दंगे की बात आ गई। अब इनको थोड़ी ना कोई फैक्ट चेक करना है या किसी को कि अदालत ने क्या कहा, क्या सुनवाई हुई इस देश में, उसको तो सिर्फ BBC पर भरोसा है। और जिस हैदराबाद यूनिवर्सिटी से रोहित वेमुला के नाम पर पूरे देश में वैमनस्य फैलाने की कोशिश की गई थी, हर किसी ने देखा था। ये ओवैसी का गढ़ है, ये KCR का गढ़ है। उसी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भारत की संप्रभुता का मजाक उड़ाते हुए इस प्रतिबंधित फिल्म को दिखाया गया। आप देख लीजिए रिपोर्ट। और अब जब ओवैसी और KCR के गढ़ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में फिल्म दिखाई जा चुकी है, तो एक और यूनिवर्सिटी का नाम आना लाजमी है। और इस यूनिवर्सिटी का तो टुकड़े टुकड़े गैंग पर तो बड़ा हक है, वो तो फर्स्ट राइट है, JNU। तो भला ये विवाद में क्यों ना कूदे। तो यहां पर भी जो लेफ्ट स्टूडेंट्स विंग है, उसने पूरा विवाद पैदा करने की कोशिश की। और अब जब इतना सब कुछ हो ही चुका है, तो TMC भला कैसे पीछे रहे। तो TMC के सांसदों ने दोस्तों, उन्होंने भी इस बैंड फिल्म का लिंक अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया और लोगों को बताया कि आप ये फिल्म जरूर देखिए। तो ये है स्थिति भारत की, जहां जितने भी अराजक शक्तियां हैं जो भारत को तोड़ने में लगी हुई हैं, जो भारत की संप्रभुता को खंडित करना चाहती हैं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानती हैं, वो सारी की सारी शक्तियां एकजुट होकर भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रही हैं। साथियों, 2024 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव भर नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक प्रभुत्व की लड़ाई है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस चुनाव से सिर्फ एक प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। क्योंकि इस देश के अंदर की वो सारी शक्तियां जो सनातन संस्कृति को नष्ट कर देना चाहती हैं, इस देश के बाहर की वो सारी शक्तियां जो सनातन संस्कृति को कभी भी आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती हैं, वो सब के सब जानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से 2024 में इस देश में जीत कर आ गए और प्रधानमंत्री बन गए, तो इन शक्तियों के पुनर्उदय से जो पुनर्जागरण का काल चल रहा है ना, वो अपने चरम पर पहुंच जाएगा। उसे कोई नहीं रोक सकता। और इन परिस्थितियों में ये सारी की सारी शक्तियां चुप बैठकर नहीं रहना चाहती हैं, वो कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती हैं। और इसीलिए ये लड़ाई आने वाले समय में और भी तेज होने की आशंका है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और फेसबुक के साथियों से भी आग्रह है कि वो भी इसी प्रकार से जुड़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।